घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे चुनाव की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव दरअसल लोकतंत्र का, किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, मेला होता है। और चुनाव में हार जीत तो लाजमी है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन जो ये हार जीत होती है इसकी जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। ये उम्मीद, ये भरोसा हम सब में होता है जब हम बटन दबाने जाते हैं ईवीएम का। एक ही दिन के लिए जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, फिर वो भगवान हो जाते हैं, वो अलग बात है। तो जब बटन दबाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो जहां बटन दबाया गया है वही वोट काउंट हो, ये अपेक्षा हमारे मन में रहती है। तो मैं ईवीएम की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ईवीएम में क्या खेला होबे, आजकल खेला होबे बज़वर्ड है, बहुत इस्तेमाल हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। अब 1 तारीख को असम में दूसरे चरण का मतदान था, 39 सीटों पर मतदान किया जा रहा था। और मतदान के बाद जो ईवीएम मशीन्स थी उनको पैक करके, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उन्हें हेडक्वार्टर्स में ले जाया जा रहा था। करीमगंज ले जाना था। तो वहां पर क्या हुआ, 6 बजे मतदान खत्म हुआ और यह मैं राताबाड़ी की बात कर रहा हूं। पोलिंग पार्टी 149, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। 6 बजे के बाद ये निकलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग अधिकारी, 4 लोग तो ये, साथ में एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड, 6 लोगों की टीम निकलती है। और इनकी अगुवाई, इनकी सुरक्षा के लिए एक आर्म्ड एस्कॉर्ट भी दिया गया था। आर्म्ड एस्कॉर्ट की अगुवाई कौन कर रहा था? पुलिस सेक्टर ऑफिसर लोहित गोहेन। तो ये निकले। अब भीड़ बहुत थी और बरसात भी होने लगी, तो कीचड़ हो गया, जाम लग गया। 1300 गाड़ियां, सिंगल रोड थी, 1300 गाड़ियां थी, सब करीमगंज की तरफ जा रही थी। अब फंस गए, जाम में फंस गए। कोई भी फंस सकता है, पोलिंग पार्टी भी जाम में फंस गई। उन्हीं की गाड़ियों में ईवीएम मशीन्स रखी हुई थी, सारे दस्तावेज रखे हुए थे। तो वो थोड़े से परेशान हुए। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया कि उन्होंने जो सेक्टर ऑफिसर थे अजय सूत्रधार, उनको फोन किया। ये 9 बजे की बात है, 9 बजे गाड़ियां फंसी। उन्होंने फोन किया, देखिए हमारी गाड़ी फंस गई है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम जाम में फंसे हुए हैं, तो दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर दी जाए। और चुनाव आयोग के पास बहुत गाड़ियां होती हैं, जिसने भी चुनाव कवर किए हैं, जिस भी इलाके में जाएंगे, ज्यादातर गाड़ियां चुनाव आयोग अपने अंतर्गत ले लेता है। तो दूसरी गाड़ी आ जानी चाहिए थी। अब दूसरी गाड़ी का इंतजार हो रहा है, लेकिन उसमें खेल क्या होता है कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी थी जिसमें लोहित गोहेन थे, वो गायब हो जाती है। मतलब जो ईवीएम की सुरक्षा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग अधिकारियों की सुरक्षा के लिए गाड़ी उनके आगे चल रही थी, ट्याव 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 करते हुए लाल बत्ती की गाड़ी, वो गायब हो जाती है। सिंगल रोड, 1300 गाड़ियां हैं, जाम लगा हुआ है और नदारद, आर्म्ड एस्कॉर्ट नदारद, कोई अता पता नहीं। तो वो क्या करते हैं, फोन तो कर दिया, फिर कहते हैं कि अरे क्यों इंतजार करें, दूसरी गाड़ी का लिफ्ट ले लेते हैं। तो लिफ्ट ले ली। अब वहां 1300 गाड़ियां हैं, लिफ्ट किस गाड़ी से ली गई? जहां पर सारी ईवीएम मशीन डाल दी गई, जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वो बीजेपी के एक नेता की गाड़ी उनको मिलती है। 1300 गाड़ियों में
बीजेपी के नेता की गाड़ी मिलती है। नंबर था AS10B0022, AS10B0022। कृष्णेंदु पॉल ये दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे। बाद में इन्होंने माना भी कि हां, मेरी पत्नी मधुमिता पॉल के नाम पर यह गाड़ी है, और उनके भाई गाड़ी में सवार थे और ड्राइवर था। 9:20 पर इस गाड़ी में ये सवार हो जाते हैं पोलिंग अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ना कुछ पूछते ताछते हैं और ना वो बताते हैं कि भैया ये तो बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी है, बैठ जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। 10 बजे के करीब ये कनाईशील इलाका है करीमगंज का, वहां पर लोग इन्हें घेर लेते हैं। यह फैक्चुअल रिपोर्ट है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बता रहा हूं, कोई फिक्शन रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं। चुनाव आयोग की यह फैक्चुअल रिपोर्ट है। यह बात और है कि यह सारे वाकया 9 बजे से शुरू हुए और 10 साढ़े 10 बजे तक खत्म हो गए। यह जारी की गई कल दोपहर 2:10, 14.5 घंटे बाद। वो क्यों हुआ वो भी आगे बताता हूं। तो लोगों ने घेर लिया, पत्थरबाजी करने लगे, नारेबाजी करने लगे कि जी ईवीएम की चोरी हो गई, ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जाएगी। घेराबंदी हो जाती है। तो फिर से फोन किया जाता है। यहां पर खुद लिख रहा है चुनाव आयोग कि सेक्टर ऑफिसर को फिर से फोन किया जाता है। एक 9 बजे फोन किया गया, फिर ये 10 बजे, और यहां पर भी एक गफलत हो गई। A larger crowd had gathered by then and they were attacked and held hostage by a mob along with EVMs in a vehicle at 21:45। पहले लिखते हैं 10 बजे इनको 50 लोगों ने घेरा, फिर कहते हैं कि नहीं 9:45 बजे। ये 15 मिनट का भी कैसे गफलत हुई ये चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन सवाल ये है, 9 बजे सेक्टर ऑफिसर को फोन किया, फिर आप 9:45 बजे करते हैं, बीच में फोन नहीं किया, और एस्कॉर्ट व्हीकल कहां है इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं। ना वो फोन करके पूछ रहे हैं लोहित गुसेन कि भैया आप लोग कहां हैं, मैं 200 मीटर आगे हूं या 400 मीटर आगे हूं। और वैसे भी एस्कॉर्ट व्हीकल हमेशा पीछे की गाड़ी को रास्ता दिलाते हुए जाता है, ये नहीं खुद गुम हो जाए अपनी कि जी मुझे करीमगंज पहले पहुंचना है, बड़ा मुझे स्वर्ण पदक मिलेगा वहां पर। तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर वो इस बीच गायब हो जाते हैं। उसी टीम में एक शख्स गायब हो जाते हैं, वो मिलते ही नहीं। बताया जाता है कि वो घबराकर झाड़ियों में छिप गए वहीं, और सुबह निकले तो वहां पर धक्का मुक्की हुई, पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हुई। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर था, एसपी भी कह रहे हैं कि उनकी गर्दन पर भी मामूली चोटें आई हैं। वो सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद पाया गया कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़, कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्हें करीमगंज ले जाया गया देर रात, लेकिन पोलिंग ऑफिसर तड़के सुबह तक वहीं छिपे हुए बैठे रहे। उनकी कोई खोज खबर नहीं, ना उनके पास फोन था, ना उन्होंने फोन किया। और क्योंकि वो नहीं थे तो ये फैक्चुअल रिपोर्ट फाइल करने में देरी हो गई। इसीलिए 12:10 पर यह फैक्चुअल रिपोर्ट दी गई। अब इसमें कई सवाल उठते हैं। गाड़ी खराब हो सकती है, किसी की भी गाड़ी खराब हो सकती है, तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। आर्म्ड एस्कॉर्ट कहां चला गया? वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई तो ऐसी गाड़ी ही मिली जो बीजेपी के विधायक की गाड़ी है। फिर पोलिंग ऑफिसर गायब हो जाता है। तो इसको लेकर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। उधर प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, कहती हैं क्या स्क्रिप्ट है। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई, गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली, मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय ईसी, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोलें ईसी की निष्पक्षता को वणकम। पर यह क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल भी है? अब मैं सिक्के का दूसरा पहलू आपके सामने पेश करता हूं।
2004 से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं इस देश में। 77 में इसकी परिकल्पना की गई थी, 80 से काम शुरू हो गया, 24 साल लगे अखिल भारतीय स्तर पर इसे लाने में। उससे पहले विधानसभा चुनावों में भी हुआ और तब से हो रहे हैं और कांग्रेस जीती है। छत्तीसगढ़ में जीती, मध्य प्रदेश जीती, फिर हार गई, राजस्थान जीती, पंजाब जीती। तो वहां पर तो ईवीएम को लेकर हल्ला नहीं होता है। इस पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है, वो भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन अभी बातें कुछ और भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला क्या इल्जाम लगा रहे हैं, उस पर एक नजर डालिए। ईवीएम चोरी से होने वाला कुछ नहीं है। 2, 4, 5 आप ईवीएम इधर से उधर ले भी जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। पर यह दिखाता है कि भारतीय चुनाव आयोग जिसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है निष्पक्ष, निर्भीक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की, क्या वो तो अपनी ड्यूटी में नहीं चूक रहे? क्या वो तो अपनी संवैधानिक कर्तव्य जो है उससे पीठ तो नहीं मोड़ रहे? आज उनकी विश्वसनीयता पर भी, एंड आई एम सेइंग इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया। जब छत्तीसगढ़ में जीतते हैं, जब पंजाब में जीतते हैं, तब ईवीएम अच्छा है, और पूरे देश में हारते हैं तो वहाँ गड़बड़ है। ये कांग्रेस का और ममता बनर्जी का ये हताशा, निराशा का प्रतीक है, और वो चुनाव के हार को एक नया बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर ईवीएम सवालों के घेरे में फिर से आ गया है। ये लगातार आ रहा है। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे और तब एक किताब भी लिखी थी। जीवीएल नरसिम्हा राव अब राज्यसभा सांसद हैं। डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये तब बीजेपी थी, आज विपक्ष कर रहा है। लेकिन एक और बहुत ही दिलचस्प बयान आपको मैं सुनवाता हूं। शुभेंदु अधिकारी, अब पूरा देश उनको जान गया है, सिपह सालार थे, सबसे बड़े ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट थे ममता बनर्जी के। उन्होंने ईवीएम के बारे में एक और खुलासा किया है, वो भी सुनिए। लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन की अंडर में होता है, उसमें भी आरामबाग में 2500 वोट में बीजेपी का जो प्रत्याशी था उसका हराया ममता बनर्जी। 16 ईवीएम मशीन को काउंट नहीं की, डीएम को, एसडीओ को प्रेशर करके 2500 वोट से गांधी जीते। पार्लियामेंट इलेक्शन का सीट भी काउंटिंग में धांधली किया। तो 16 ईवीएम मशीनों की गिनती ही नहीं की गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। शुभेंदु अधिकारी उस वक्त टीएमसी में थे, आज बीजेपी में आ गए, ये खुलासा कर रहे हैं। तो पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठते हैं और चुनाव आयोग पर भी। और इसी में एक और कड़ी जुड़ी है हिमंता बिस्व शर्मा को लेकर। बड़े नेता हैं बीजेपी के असम में, और उन पर 48 घंटे का बैन लगाया गया था क्योंकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष को जेल में डालने की उन्हें धमकी दी गई थी। तो शिकायत की कांग्रेस ने, 48 घंटे का उन पर बैन लगा दिया गया। और कल जो चुनाव प्रचार है, तीसरा और आखिरी चरण असम का, वो खत्म होने वाला है। अब वो आखिरी 24 घंटे में प्रचार कर पाएंगे। इस पर कांग्रेस फिर से हमलावर है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, ईवीएम से खेला होबे और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में, वो चुनाव आयोग जो दुनिया भर में जिसकी तूती बोलती है निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर, जिसको क्रेडिट दिया जाता है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, मानस जायसवाल हैं, मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हैं, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन, और बेहद खास मेहमान TS कृष्णमूर्ति साहब, देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। और कृष्णमूर्ति साहब, जो ये हुआ है परसों, जो ये खेल हुआ है ईवीएम को लेकर, ये फैक्चुअल रिपोर्ट जो है, ये फैक्चुअल रिपोर्ट है या ये फिक्शन रिपोर्ट दिखती है आपको?
सवालों के घेरे में दिखती है या साफ कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ हुआ परसों रात को? देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज को डाउट है तब वो बोलते हैं कि ईवीएम में खराब है, और ये इंसिडेंट में मशीन को एक दूसरा गाड़ी में लेके गए, बहुत गलत है, वो करना नहीं चाहिए था। अगर उनका ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है तो दूसरा गाड़ी के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मांगना है, कैंडिडेट का गाड़ी में जाना ठीक नहीं है, वो गलत है। लेकिन इसको इलेक्शन कमीशन में नहीं बोल सकते कि ईवीएम के बारे में नहीं बोल सकते हैं। ये इंडिविजुअल नेग्लिजेंस ऑफ द ऑफिशियल, उनको सस्पेंड किया है और पोल भी रीऑर्डर कर दिया, रिपोल करने के लिए भी ऑर्डर दे दिया है। सिमिलरली देखिए, सुरेंद्र अधिकारी साहब बोलते हैं कि फ्रॉड हुई है, हाँ, इसको इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करना है। जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन का हीट में जो कुछ बोलते हैं वो ठीक नहीं हो सकता है, तो इंक्वायर करके डिटेल इंक्वायर करके उसके बाद एक्शन लेना है। सबके का कारण ईवीएम नहीं हो सकता है और इलेक्शन कमीशन ने ब्लेम नहीं जा सकता है। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके इसके बाद करना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ भी गलत नहीं है, इसमें सफिशिएंट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ भी गलत नहीं है, पर यहां पर यह खेल हो रहा है क्या? जैसे बूथ कैप्चरिंग पहले होती थी, ईवीएम में तो नहीं है, पर ईवीएम को अगर आप लूट लेते हो, ये लूट हुई थी क्या? 1300 गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं, उसमें से वही गाड़ी मिलती है जो बीजेपी के एक उम्मीदवार की गाड़ी है। एस्कॉर्ट व्हीकल गायब हो जाता है, उसका पता नहीं लगता। पोलिंग ऑफिसर नीचे झाड़ियों में छिपा रह जाता है पूरी रात। ये एडअप करते हैं क्या कृष्णमूर्ति साहब? देखिए, इसमें कुछ शक नहीं है, गलती किया है, रॉन्ग है, शुड नॉट हैव बीन डन। जो कुछ किया है वो ठीक नहीं है, इसीलिए हमने बोलते हैं रीपोल करना है। ऐसा सर्कमस्टेंसेस में रीपोल करना जरूरत है, वो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया रीपोल करने के लिए। और अब बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस हो गया, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। देखिए, मिजोरम में एक दफा बॉयकॉट किया था पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी काउंटिंग का समय में वो आके मशीन को तोड़ा है, तोड़ के बोल रहे इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकता है। लेकिन मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वो सबको लेके दिल्ली में इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने और पॉलिटिकल पार्टीज के सामने इसको रिजल्ट अनाउंस किया। इससे कुछ गलत होने के लिए ह्यूमन एरर आ सकता है, मशीन में एरर नहीं हो सकता है। यही मेरा व्यू पॉइंट है। नहीं, ये बात आपकी वाजिब है कृष्णमूर्ति साहब, पर सवाल ये उठेंगे ना, रात को 9 बजे 10 बजे कोई चीज होती है, फैक्चुअल रिपोर्ट भी आती है 12:10 पर। मतलब अगर पोलिंग ऑफिसर छिपा हुआ भी है, ये भी मान लेता हूं मैं, तो क्या चुनाव आयोग के लोग थोड़ा उसे ढूंढने निकले थे? वो रिपोर्ट तो आ सकती थी ना सर, वो रिपोर्ट नहीं आती है। फिर साथ में ये हिमंता बिस्वा शर्मा वाला प्रकरण भी जुड़ जाता है। ये एपिसोड 48 घंटे के लिए बैन होता है, वो हाईकोर्ट भी जाते हैं, गुवाहाटी हाईकोर्ट, और दोपहर में वो बैन 48 घंटे की जगह 24 घंटे कर दिया जाता है। ये तो सूट करता है ना हिमंता बिस्वा शर्मा को। तो विपक्ष आरोप लगाएगा कि चुनाव आयोग पर दबाव है बीजेपी का। कृष्णमूर्ति साहब, मेरा सवाल यह है कि फैक्चुअल रिपोर्ट भी 12:10 पर आती है 14.5 घंटे बाद, और दूसरा मैं हिमंता बिस्वा शर्मा वाला प्रकरण जो है एपिसोड, उसको भी जोड़ना चाहूंगा। 48 घंटे का बैन यकायक 24 घंटे में हो जाता है, तो विपक्ष कहेगा ना कि चुनाव आयोग पर सरकार का दबाव है। सुनिए, मैं इलेक्शन कमीशन में 2005 में रिटायर हुआ जी। एक जो कारण से किया है मुझे पता नहीं है, उस कारण देखना पड़ेगा। क्यों उसको टाइम लिमिट को रिड्यूस किया मुझे पता नहीं है। अगर कारण नहीं है तो वो भी गलत है, लेकिन कारण को देखना पड़ेगा। क्या कारण दिया है, वो देख ऑर्डर को देख के उसके बाद कोर्ट में चैलेंज। जेल में डालने की धमकी दी गई है बीपीएफ के अध्यक्ष को, उसी के चलते 48 घंटे का बैन लगा। आप पॉलिटिकल पार्टी व्यू पॉइंट से एक बात करते हैं, लेकिन कोर्ट में उसको प्रूव करना है। अगर प्रूव करेगा तो इलेक्शन कमीशन गलती आई तो उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। कोर्ट तक जाते जाते तो चुनावी नतीजों की घोषणा भी हो जाती है। आज इसको जवाब नहीं दे सकता हूं। ठीक है सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महेश वर्मा, ईवीएम से खेला होबे? कांग्रेस अपनी हार पे जिस तरह से ईवीएम को दोष देती है और जिस तरह से
अपनी जीत पे खामोश हो जाती है। मुझे आश्चर्य होता है कि यही कांग्रेस जो है 2017 में चुनाव आयोग की उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाई। सवाल है कि इस ईवीएम में जिसको ये कहा जा रहा है गाड़ी में लेके और एक हमारे विधायक की गाड़ी है उसमें इसको डाला गया और डाल के उस ईवीएम के जरिए जो हम चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र पे कितना बड़ा हमला है। और एकदम से ऐसे सोशल मीडिया पे प्रियंका जी, राहुल जी और तमाम 1300 गाड़ियों में आप ही के विधायक की गाड़ी मिली चुनाव आयोग के अधिकारियों को। सर मैं कह रहा हूं कि वो जो कुछ भी हुआ वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने उस पर स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखी भी है, उसमें वो जांच का विषय है। 2018 में मध्य प्रदेश में आपके मंत्री थे भूपेंद्र सिंह, उनकी निजी बस में भी ईवीएम मिली थी। मैं कह रहा हूं कि ये एक घटना नहीं है। जब से ईवीएम प्रचलन में है संदीप भाई, सैकड़ों ऐसी घटनाएं आपके सामने होंगी। हाँ आप सही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में और घटनाएं भी आई थी। बटन किसी और का दबा रहे हैं पर बत्ती जल रही थी कमल की, ये भी हुआ था। यही सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि ये ईवीएम और बीजेपी का क्या नाता है। सवाल यह है कि 2014 से पहले 10 साल जो राज किया कांग्रेस ने, जो आपने कहा, क्या वो ईवीएम मशीन उसमें शामिल नहीं था? ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ था क्या? और राज्यों में जहां पर कांग्रेस आज रूल कर रही है वहां ईवीएम मशीन प्रयोग नहीं हुआ है? तो मेरा शुरू में जो कहना था कि अगर ये कहीं हार रहे होते हैं तो इस तरह के प्रलाप, आलाप विलाप, प्रलाप और तो लाल कृष्ण आडवाणी भी आलाप विलाप प्रलाप कर रहे थे 2009 में, और आप ही के राज्यसभा सांसद हैं अब जीवीएल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ नरसिम्हा राव, उन्होंने लिखा था ना, अमर डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन बी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से सुनवाई भी हुई। उसके उपरांत लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी अगर इस बात को उठाया, या हमारे जीवीएल नरसिम्हा ने भी अगर इस पर किताब लिखी, तो सवाल है कि वो सब चीजें जो है उन सब चीजों को क्लैरिफाई किया या नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने उसको लेकर गंभीरता से कोई कार्रवाई की या नहीं की, या उसको उसी तरह से रहने दिया? हम तो अंत तक उससे जूझते रहे ना। हमें जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई, हम तो लड़ते रहे। ठीक है आलोक शर्मा, आप आलाप विलाप प्रलाप कर रहे हैं, चुनाव जीत नहीं पाते, ईवीएम में खोट निकालते हैं। देखिए संदीप भाई, बहुत गंभीर विषय है और बीजेपी की हिम्मत को ताक देना चाहेंगे कि अभी भी वो बिल्कुल पत्थर की ढाल की बन के बिल्कुल ईवीएम के सामने खड़ी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है, इतना बड़ा कांड देख के भी देश की जनता की आंखों में जिस तरह से आप झांक के देख पा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की पूरी तरह से हिम्मत है। कोई बटन दबाओ, कमल पर्ची निकलेगी। पर्यवेक्षक ईवीएम के समय बीजेपी नेता के होटल में है, बीजेपी के कैंडिडेट की कार में ईवीएम मशीन मिल जाती हैं, बिहार इलेक्शन में बाहर पड़ी मिल जाती हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री के निजी बस में ईवीएम चली जाती हैं। लेकिन ये कांग्रेस बहुत बुरी है, पंडित नेहरू बहुत गलत थे। मतलब समझ नहीं आ रहा है, बीजेपी को मानसिक दिवालिया हो गए हैं ये लोग। स्ट्रॉन्ग रूम में डिब्रूगढ़ में कोई 2004 का चुनाव जीत जाते हैं, 2009 का आप चुनाव जीतते हैं, पंजाब जीतते हैं, छत्तीसगढ़ जीतते हैं, राजस्थान जीतते हैं, मध्य प्रदेश जीतते हैं, तब आपको याद नहीं आता कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। जिस दिन संदीप भाई, जिस दिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीते थे हम, उस दिन ये सवाल पूछा गया था राहुल गांधी जी से। उस दिन भी हमने यही स्टैंड लिया था कि ईवीएम के ऊपर आज भी सवाल बरकरार हैं और इलेक्शन कमीशन को इनको सिद्ध करना होगा। आज आप देखिए कि किस तरह से ईवीएम का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ईवीएम ढोला जो योजना चल रही है ढुलाई की, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सारा का सारा बीजेपी के साथ ही क्यों होता? किसी की दूसरे कैंडिडेट की गाड़ी में नहीं मिलता कुछ भी, कहीं दूसरी पर्ची नहीं निकलती, सब बीजेपी का ही होता है। बीजेपी के अलावा हर अगस्त 2009 में आलोक शर्मा, अगस्त 2009 में इलेक्शन कमीशन के सामने यही शिकायत गई थी। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी की, 10 राज्यों में इस्तेमाल की गई 100 ईवीएम मशीनों को रखा गया, डेमोन्स्ट्रेशन की गई, जिन्होंने भी सवाल उठाए थे, एक भी आदमी कोई गड़बड़ी नहीं निकाल पाया था। देखिए मुझे लगता है कि डेमोन्स्ट्रेशन करेगा तो क्या इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी निकलने देगा क्या? तब भी वहां पर चूक छोड़ देगा क्या? इलेक्शन कमीशन को इतना बावला समझते हैं हम लोग?
आप हैक करने का जो हैकर से हैक नहीं कर पाए ना, बात नहीं है संदीप भाई। आपके नेता लंदन में एक सेमिनार में पिछली रो में बैठे हुए दिखाई देते हैं। आप हैकिंग के आरोप कभी प्रूव कर पाए? प्रूव करिए ना, प्रत्यक्ष का प्रमाण दीजिए ना संदीप भाई। ये प्रमाण, इतने प्रमाण पड़े हुए हैं पूरे बिखरे हुए, ये समझ नहीं आ रहे प्रमाण। 22 विधानसभाओं की ईवीएम सील कर दी बिहार हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने। इससे भी बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है? अब तो वीवीपैट भी आ रहा है, मिलान कर लीजिए। 2019 की वीवीपैट की पर्चियों के कोई मिलान नहीं हुआ अभी तक। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे काउंटिंग पूरी नहीं है। किस कैंडिडेट को और नोटा को कितने वोट मिले उनका मिलान पूरा नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भाजपा की कठपुतली बन गया है। 2017 में उत्तराखंड के 2 विधानसभाओं के आज तक केस चल रहे हैं। आज 6 महीने बाद दूसरा चुनाव आ जाएगा। आप देखिए कितना दुर्भाग्य है। आपने बहुत अच्छा स्टोरी पूरी बताई है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता चला पूरे देश में कि जो गाड़ी खराब हुई थी वो कौन सी, वो कहां चली गई, वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। अभी तक किसी को नहीं पता चला उस गाड़ी का नंबर क्या था। जिन लोगों ने उस गाड़ी को घेरा उनके खिलाफ एफआईआर कर दी, और जिन लोगों ने कुकर्म किया, जो चोरी कर रहे थे वोटों की, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। नहीं, पर ये चोरी कहां रुक रही है? मानव जायसवाल, मुझे ये बताइए, आप ही के पुराने दिग्गज नेता बीजेपी में आ गए हैं, वो आराम बाग का जिक्र कर रहे हैं 2019 का, कि खेला तो ईवीएम में ममता बनर्जी ने भी किया। 16 ईवीएम मशीनों की गिनती ही नहीं होने दी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है क्या? सर आपको नमस्कार सर, मैं काफी इंस्पायर्ड हूं सर आपसे। काफी बार आपको मौका मिला है टीवी पे देखने का। सर आज मैं आपके साथ हूं, बहुत सौभाग्य है मेरा। और सर सारे पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार और पूरे देश को नमस्कार। सर पहली बात सर जो मैं बोलना चाहता था, मैंने काफी देर से सुना हमारे गुरुजन को, लेकिन सर 2 चीज मैं जानना चाहता हूं सर, कि सर जब भी ईवीएम की बात आती है, ऐसा क्या है हमारे देश में कि भाई हम जहां पे हर आधुनिकीकरण की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन ईवीएम की कुछ छोटी छोटी ग्लिचेसों को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात सर मैं बताना चाहता हूं, हमारे काफी सारे ईवीएम मशीन जो 2 चरणों में इलेक्शन हुए हैं, बहुत बार सुबह सुबह पाया गया काफी ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहे थे। दूसरी बार कुछ एक छोटी प्रॉब्लम सर, बैटरी काम नहीं कर रही थी। एक जगह ऐसा पाया गया कि वोट पड़ रहा है, टीएमसी को जा रहा है। सवाल मैंने क्या पूछा, सवाल मानव मैंने क्या पूछा था? आराम बाग में खेल किया ममता बनर्जी ने, शुभेंदु अधिकारी सीधा आरोप लगा रहे हैं 2019 के चुनाव में 16 ईवीएम की गिनती नहीं होने दी, और इसीलिए बीजेपी का उम्मीदवार हारा वहां से। सर उन्होंने 2-3 चीजें और बोली सर। वो कहीं झारग्राम और पुरुलिया की भी बात कर रहे थे, जहां वो साक्षात मैंने वहां खड़े थे और उनके सामने सब चीज हो रहा था, और शायद वो क्राइम कर रहे थे। जो उन्होंने बोला है उनकी बातों से ये पता चला है कि शायद वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे थे, और हमने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि उसके ऊपर संज्ञान ले। सर वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो चोरी कर रहे थे, और ये बहुत ही घिनौना काम है सर। तो ममता ने चोरी की 2019 में, शुभेंदु अधिकारी के आरोप सही है क्या? सर शुभेंदु अधिकारी सर आज तो बीजेपी में जाके वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर एलिगेशन दे, लेकिन ये बात तो सिद्ध हो रहा है कि भाई वो चोरी कर रहे थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो मैं चाहता हूं कि सर आपके माध्यम से भी इलेक्शन कमीशन जाए, उनसे पूछे कि और कानूनी कार्रवाई हो उनकी। और सर अगर ऐसे आदमी को अगर टिकट मिल रही है बीजेपी से, तो बीजेपी की मानसिकता दिखा रही है। और सर उन्होंने एक बात और बोली, मानसिकता बीजेपी की दिखा रही है, टीएमसी की दिखा रही है कि खेल सब करते हैं, जिसको मौका लगेगा वो चौका लगाएगा। नहीं, ये हो रहा है क्या? उसके खिलाफ है सर, हम उसके खिलाफ हैं। और सर हमने बोला है कि 2014 में शुभेंदु अधिकारी ने बोला कहीं भाषण में कि 2014 से वो अमित शाह जी से मिलते थे, 2014 से उनका मोदी जी से परिचय था। तो क्या 2019 तक वो क्या कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे थे कि हम लोगों को राजनीति में मिलना जुलना होता रहता है? नहीं सर, ये मनभेद और मतभेद का फर्क है। ये थोड़ा दूसरी पार्टी में हो गए तो किसी और पार्टी के आदमी से मिलोगे ही नहीं, शादी ब्याह में जाओगे नहीं, जश्न में शरीक नहीं होगे। सर एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर, उनके पीछे सीबीआई ईडी सब करते हैं, और दूसरी तरफ वो बोलते हैं हमारा उनसे परिचय है, हमारा उनसे समन्वय अच्छा सा था, पर्सनल रिलेशनशिप था। और 2019 में उन्होंने कोई बात नहीं करी, लेकिन 2021 में जब वो बीजेपी पर डुबकी मार गए तब उनको याद आया। लेकिन सर इसी की बात, ये क्या खेल हो रहा है? एक बात सही, देखिए जो मैंने शुरुआती संबोधन किया, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा पर्व उत्सव होता है चुनाव, और इसी दिन जनता दरअसल जनार्दन होती है। तो वो उम्मीद करती है जहां बटन दबाया वही बटन दबा है,
पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। ये सवालों के, ये जो सवाल हैं जायज लगते हैं आपको? इन सवाल ये कोरी राजनीति है? नहीं नहीं, देखिए एक बात सुनिए, जो आप कह रहे हो कि जहां बटन गया वहीं वोट जाना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल स्क्रूटनी हो चुकी है, कई बार हो चुकी है, 13 हाई कोर्ट्स में हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी लेटेस्ट जो फरवरी का फैसला आया है, उसमें किसी ने रेट डाली थी, उसमें कहा जी कि बैलेट पेपर पे कराइए, वो भी अभी डिसमिस हुई है। और जब ये शक शिकवा की बातें आई, ठीक कहा आपने कि वाडवानी साहब ने की, फिर नरसिम्हा राव ने की, लड़ाई चलती रही। सिर्फ ये बात नहीं है, एक सेकंड, अगर पूरी दुनिया का मैं आपको बताऊं ना, वो बैन है कई जगहों में, वो दोबारा बैलेट पेपर पे आ गए, वो भी बात सही है। ना आडवाणी ने क्या लिखा था प्रस्तावना में, जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब में, टेक्नोलॉजी के नजरिए से मैं जर्मनी को मोस्ट एडवांस देश समझता हूं, वहां भी ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन लग चुका है। आज अमेरिका में 50 में से 32 स्टेट्स में ईवीएम पर बैन है। मुझे लगता है कि अगर हमारा इलेक्शन कमीशन भी ऐसा करता है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं आई थी, बार बार आई। सुब्रमण्यम नेदरलैंड में बैन है, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। हम तो मान रहे हैं ना, वो दोबारा से बैलेट पे आ गए, हम लोग नहीं आए। हमारे यहाँ देखो ना, लास्ट अटेम्प्ट क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई वीवीपैट आप ये मतलब गाड़ी के अंदर ईवीएम मिल रही है, बस में मिल रही है। इतना डिटेल में आपने अभी रिपोर्ट पढ़ के बताई है इलेक्शन कमीशन की, और उसके बाद रिपोर्ट है, फिक्शन रिपोर्ट है। फिक्शन कैसे हो जाएगी? फैक्चुअल है। अगर पूरी का पता नहीं कहाँ चला गया, 1300 गाड़ियां, पोलिंग ऑफिसर झाड़ियों में छिपा रहा, 1300 गाड़ियों में गाड़ी मिली, बीजेपी विधायक की गाड़ी। सुन तो लो, 1300 गाड़ियां, कीचड़, बारिश, और फिर ऊपर से लोगों का अटैक। क्या सिचुएशन रही होगी रात के वक्त, ये भी तो सोचो। तो बाद में हुआ। अच्छा, और आप कह रहे हो कि बीजेपी की गाड़ी थी, बीजेपी का झंडा लगा था क्या उसमें? ये तो बाद में रिपोर्ट आई और उसने एडमिट किया कि भाई हमें मेरी गाड़ी की वाइफ के नाम है। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पे अगर इस तरह से ये सवाल गैर जरूरी है। नहीं, बिल्कुल गैर जरूरी है मेरे हिसाब से। बिकॉज एक इंसिडेंट, 1000 पोलिंग स्टेशन, कम से कम 20, 25, 35 हजार पोलिंग स्टेशन है, उसमें अगर एक की घटना है और एक्सेप्शनल केसेस है, इसको तो मानिए आप। कम से कम ये कह दोगे कि ईवीएम हैक कर ली, बीजेपी चुनाव नहीं, ये ऐसा नहीं आप मानेंगे, आप तो वकील हैं, कि ये निगाहों में आ गया। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कैमरे ऑन हो जाते हैं, पिक्चर्स कैप्चर हो जाती हैं, ये न जाने कहां कहां हो रहा होगा, ये सवाल नहीं उठेगा। इसका एक जवाब, देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का प्रोटोकॉल और प्रोसेस है, हर स्टेज पे हर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होता है। और ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि उसकी सील नहीं टूटी हुई। उन मशीनों की जो गाड़ी में शिफ्ट होके आई, ये रिकॉर्ड में आ गया ये कि तो गाड़ी तो की पहचान ली गई, घेराव हो गया। नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या होता। मैंने कल भी एक किसी चैनल पर ये काल्पनिक सवाल मैंने ये कही थी, मैंने कहा देखो, ये नॉन इंटेंशनल ह्यूमन मिस्टेक है। और उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। सरकारी एम्प्लॉई है, उसके खिलाफ क्या होगा? भाई आपने मिसकंडक्ट किया है, यू हैव नॉट फॉलोड द प्रोटोकॉल। ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई की गई। नहीं तो होगी, ऑफिसर के होगी, उसके खिलाफ भी होगी। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम ऑन रिकॉर्ड। जैसे ही रिकॉर्ड आएगी, प्रॉपर एक्शन। चुनाव हो चुका होगा, हम तब तक खेला हो चुका होगा। नहीं, कोई खेला नहीं है। 4 मशीनों से खेला होता है क्या? खेला जनता करेगी, खेला जनता करती है। लेकिन गंभीर विषय यह है, संवैधानिक संस्थाओं पर ये कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने 70 साल राज किया, 60 साल राज किया, हर वक्त आवाज उठाएंगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ोगे, इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ोगे, पार्लियामेंट को नहीं छोड़ोगे, कहीं तो कुछ सवाल पूछना लोकतांत्रिक हो गया। नहीं, सवाल पूछना, इस तरह के आरोप लगाना, इसको कहिए भाई इंसिडेंट हुआ है। ये सवाल है, क्या क्या बोल दिया अभी, कितना बोल दिया, और लाया कौन था ईवीएम? ये भी तो आपने ठीक कहा कि 2004 में कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस ने चुनाव 4 में जीता, उसके बाद दोबारा जीता, और उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, और इवन जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद आप नहीं कर रहे हो। और हेमंता बिस्वा शर्मा 48 घंटे का बैन, यकायक 24 घंटे हो जाता है, नहीं होता, 24 घंटे करते, 24 घंटे मिल जाते हैं प्रचार करने के लिए। मैं इसको इस तरह से देखता हूं, वो आप देख सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता। अगर 48 घंटे बैन लगा रहता तो कल 5 बजे तक जो प्रचार होगा, सब में वो प्रचार नहीं कर पाते। उसमें तरीका, और सबसे बड़े चेहरा है, उसमें प्रोसेस क्या होता है? शोकॉज दिया, उसका मैंने रिप्लाई दिया, आई कंसीडर्ड द पॉइंट, उसके बाद मैंने रिव्यू करके घटा दिया। रिडक्शन ऑफ पेनल्टी होती है, रिडक्शन ऑफ फाइन होता है, ये जुडिशियल नॉर्मल कोर्स है। यस, इट इज नॉर्मल कोर्स। बट आपका तरीका क्या है देखने का, वो कांग्रेस देख रही है। सुकेश, आपने तमाम तरह के चुनाव देखे हैं। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, जब पूरा लंबा चौड़ा मेला होता था, रात रात भर जगे रहते थे लोग, टीवी पर फिल्में भी आती थी, बड़े अच्छे गाने भी आते थे, बहुत प्यारी प्यारी फिल्में भी आती थी, और अब जब 11 बजे तक नतीजे भी एक आपको ट्रेंड दिख जाती है।
जो ये सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर मैं बाद में आता हूं। ईवीएम मशीनों का इस तरह से मिलना या बटन कहीं दबाया जा रहा है, बत्ती कहीं जल रही है, क्या ये विशुद्ध राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या इन्हें हमें गंभीरता से सोचना होगा और इस पर चर्चा करनी है? देखिए, इसको गंभीरता से सोचना होगा। अभी वाजपेयी जी कह रहे थे किसी भी संस्था पे सवाल उठा देंगे। हाँ, संस्थाओं पे सवाल उठना चाहिए, संस्थाएं संवैधानिक भी हों तब भी सवाल उठना चाहिए। उससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, उससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। किसी एक व्यक्ति ने सवाल नहीं उठाया है, अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेन स्ट्रीम की नहीं बची है जिसने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। अखिलेश यादव, तेजस्वी का अभी बिहार में यही तो हुआ था। आपने जीवीएल का नाम लिया, आडवाणी जी की प्रस्तावना पढ़ दी, तो मेरा काम आपने आसान कर दिया है। मैं 2019 का एक प्रणब मुखर्जी का बयान सुनाता हूं आपको। प्रणब मुखर्जी उस समय उन्होंने पद छोड़ा था और उसके बाद उन्होंने लिखा, आई एम कंसर्न्ड एट रिपोर्ट्स ऑफ अलेज्ड टैंपरिंग ऑफ वोटर्स वर्डिक्ट, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ईवीएम्स विच आर इन द कस्टडी ऑफ ईसीआई is the responsibility of the commission. आगे क्या कहते हैं? There can be no room for speculation that the challenge the very basis of our democracy. People's mandate is sacrosanct and has to be above any act of reasonable doubt. आगे लिखते हैं, a firm believer in our institution, it is my considered opinion that it is the workmen who decide how the institutional tool perform. मैं आगे नहीं पढ़ता हूं, लेकिन उन्होंने कुल मिला के ये कहा, राष्ट्रपति रहे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ये कहते हैं, और जो मैंने शुरू में कहा कि बटन जहां दबा है बिल्कुल वहीं जाना चाहिए। ये हम उस भरोसे से अपने मत का इजहार करते हैं। आप जैसे उस भरोसे को तोड़ते हैं, हाँ। आप उस पूरी संस्था को वीकन करते हैं और वो रेस्टोर हो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। ऐसे में जब एक बार वो हिल जाता है। इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जब आप इसको इस तरीके से कमजोर करते हो, हर दिन सवाल उठाते हो। आपने कहा मध्य प्रदेश जीत गई कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जीत गई, टीएमसी पिछला चुनाव जीती, आम आदमी पार्टी जीती, और 21-22 दल जाकर राष्ट्रपति से मिले थे कि इसको देखिए आप। हाँ। 2019 की बात है। हाँ। आप जीतते हैं, उसके बाद भी सवाल उठाते हैं। अब उससे होता क्या है कि क्या हम वापस हो जाएं, ये एक बार बार सवाल उठता है। आपने कहा कि आपने पुराना जमाना भी देखा है। हाँ, उस समय में स्टूडेंट थे। मेरे पिताजी ने एक बार कहा कि वोट डालने गए तो वहां जो लोग थे उन्होंने कहा कि सर आपका वोट तो डल गया। तो मेरे फादर का वोट डल गया था, वो बूथ कैंसिल हो गया। तो जब रीवोटिंग हुई तो वही लोग जो कह रहे थे कि आपका वोट डल गया, वो हमारे घर पे आए कि सर वोट डालने नहीं चलेंगे। तो पहले वोटों की चोरी ऐसे होती थी। उससे बेहतर एक व्यवस्था आई। कोई भी व्यवस्था आप बनाएंगे उसमें कुछ लूपहोल, सवालों के घेरे में पर वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक भी वोट, उन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। एक भी वोटर अगर वो समझता है कि हमारे वोट की चोरी हुई है, हमने जो वोट दिया शायद उसको वोट नहीं पड़ा है, उसे ये जानने का लोकतांत्रिक अधिकार है। उसे कन्विंस्ड होना चाहिए, उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमारे वोटरों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। और ऐसे में चुनाव आयोग, जो पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने भी लिखा है कि कस्टोडियन कौन है, इस पूरी व्यवस्था का रखवाला कौन है, चुनाव आयोग। और मैंने कहा शुरू में भी कि पूरी दुनिया में डंका बजा है हमारे चुनाव आयोग का कि इतने बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कैसे कराता है हमारा चुनाव आयोग। इसकी तारीफ की गई। पर चुनाव आयोग अब क्या सवालों के घेरे में आ रहा है? और खास मैं ये हिमंता बिस्वा शर्मा वाला ही उदाहरण लेना चाहूंगा। 48 घंटे का किसी पर बैन लगता है, वो यकायक 24 घंटे हो जाता है। ये संयोगी है या ये एक प्रोसीजर है? जी आपने अपील की, उन्होंने रिविजिट की अपनी डिसीजन। जब बहुत सारे संयोग एक साथ होने लगते हैं ना, फिर वो शक पैदा करते हैं। जब ऐसे संयोग बार बार होने लगे कि गाड़ी जिसमें ईवीएम मिलती है वो बीजेपी की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड है, जब ऐसे फैसले होते हैं कि 48 घंटे आपको उससे बाहर रखा गया प्रोसेस से कि आप कैंपेन नहीं कर सकते और उसको घटा के 24 घंटे कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है, कल आखिरी दिन है प्रचार का। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे में सवाल उठेंगे। देखिए, सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठेंगे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है, लेकिन क्या वो अपने जवाब से संतुष्ट कर पाता है?
आम जनमानस को ये उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे पॉलिटिकल पार्टी को शायद वो संतुष्ट कभी ना कर पाए, क्योंकि कभी ना कभी जब कांग्रेस पावर में थी, नहीं, पर आप जीतते हैं तो तब ताली बजाते हैं, तब ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहते। 1998 में ड्राई रन हुआ, सिर्फ 16 विधानसभा कराए गए थे। 2004 से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, जब आप ईवीएम के थ्रू वोटिंग हो रही है। कोई ना कोई दल हमेशा इसके विरोध में रहा है, वो तो रहेगा, लेकिन आम जनमानस उसके अंदर अगर ये कुलबुलाहट हुई, अगर उसको ये शक पैदा हुआ, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा लक्षण नहीं होगा। तो हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं दुनिया के, और मैंने जो कहा मैं उस पर अभी भी कायम हूं कि ये सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा उत्सव मेला होता है चुनाव। और चुनाव में उस दिन के लिए हम जनार्दन होते हैं, हम भगवान होते हैं, बटन दबाते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो जो ये प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग को हर सवाल जो भी उठते हैं उनका पूरा जवाब देना चाहिए। शको शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा लोकतंत्र ही कमजोर होता है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।